हेलो दोस्तों, मैं शालिनी हूँ और मेरे साथ है मेरे दोस्त दीपक। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत फिल्म की कहानी। आज के समय में किंग कॉन्ग और गॉडजिला ये दोनों ही नाम पूरी दुनिया में बेहद मशहूर और वायरल किरदार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कॉन्ग से हम पहली बार कहाँ मिले थे? हमने कॉन्ग को बहुत पहले ही एक यादगार फिल्म के जरिए जाना था। उसी फिल्म की कहानी लेकर हम आज आपके सामने हाजिर हुए हैं। एक ऐसी फिल्म जिसे देखकर लाखों लोग भावुक होकर रो पड़े थे। ये फिल्म सिर्फ किसी दैत्य की कहानी नहीं है। ये कहानी है एक अकेले प्राणी की, एक जीवित इंसान के प्रति उसका आकर्षण, उसका प्रेम और आखिरकार एक दुखद अंत की, जहां प्रेम ही बन गया उसकी निर्ममता का कारण और एक मासूम प्राणी को झेलनी पड़ी दर्दनाक नियति। इसी दिल को छू लेने वाले कॉन्सेप्ट पर आधारित साल 2005 में रिलीज हुई थी वो शानदार फिल्म जिसका नाम है किंग कॉन्ग। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें 1929 के अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को दिखाया जाता है, जहां लोग भूख, गरीबी और बेरोजगारी से लगातार जूझ रहे थे। ये समय था द ग्रेट डिप्रेशन का, यानी अमेरिका समेत आसपास के देशों में भयंकर अकाल और आर्थिक मंदी शुरू हो चुकी थी। उस दौर में अमीर लोग थोड़ा बहुत हंसी खुशी पाने के लिए तरह तरह के सर्कस और कॉमेडी शो में जाया करते थे। ऐसे ही एक सर्कस में एना नाम की एक लड़की काम करती थी, लेकिन उस सर्कस की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। धीरे धीरे आर्थिक स्थिति बिगड़ने के कारण उनके पास आने वाले दर्शकों की संख्या भी कम होती जा रही थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में उनका ये सर्कस बंद कर दिया गया। बेचारी एना बहुत परेशान हो गई, क्योंकि पिछले 2 हफ्तों से उन्हें कोई वेतन भी नहीं मिला था। इसलिए वो नई नौकरी की तलाश में एक आदमी से मिलने जाती हैं। ये आदमी एक थिएटर का मालिक था, जिसके थिएटर में लगातार नए नए नाटक मंचित होते थे। एना उस आदमी से छोटे से काम के लिए बार बार विनती करती रहती है, लेकिन वो आदमी उसे काम नहीं देता, बल्कि वो उसे कैनी नाम के एक व्यक्ति का कार्ड थमा देता है और कहता है, ये कोई थिएटर नहीं है, लेकिन तुम यहाँ जाओगी तो तुम्हें अच्छा काम मिल जाएगा। वैसे भी तुम्हारे जैसी सुंदर लड़कियों को काम की कमी नहीं होती। फिर हमें काल नाम के एक फिल्म डायरेक्टर को दिखाया जाता है। वो अपनी शूट की हुई फिल्म का आधा हिस्सा अपने प्रोड्यूसरों को दिखा रहा था, लेकिन प्रोड्यूसरों के उस ग्रुप को काल की फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आती। उल्टे वे गुस्से में काल को कमरे से बाहर जाने के लिए कह देते हैं और आपस में चर्चा करके ये तय कर लेते हैं कि जितनी फिल्म बनी है उसे वे यूनिवर्सल पिक्चर्स को बेच देंगे। बाहर खड़ा काल ये सारी बातें सुन लेता है, इसलिए वो तुरंत अपनी फिल्म के सभी रीव्स लेकर अपने असिस्टेंट के साथ वहां से भाग जाता है। कई प्रोड्यूसर उसका पीछा भी करते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। असल में काल जंगल के जंगली जानवरों पर आधारित एक फिल्म बना रहा था, लेकिन प्रोड्यूसरों की उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। पर काल किसी भी हालत में अपना काम बेच देना नहीं चाहता था, इसलिए वो अपनी फिल्म की बाकी शूटिंग के लिए एक नई हीरोइन की तलाश करते करते एक क्लब के सामने पहुंच जाता है। और यहीं एना भी आई थी कैनी नाम के उस आदमी से मिलने। तभी पहली बार काल की नजर एना पर पड़ती है। उधर एना उस गंदी सी जगह को देखकर बहुत दुखी होती है और घर जाने लगती है, लेकिन एना को देखते ही काल को वो बहुत पसंद आ जाती है। अब वो अपनी फिल्म में एना को हीरोइन बनाना चाहता था, इसलिए वो एना को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले जाता है। वहाँ पहले उसे अच्छा खाना खिलाता है और फिर अपनी फिल्म की कहानी सुनाता है और आखिरकार एना से कहता है, हम इस फिल्म की शूटिंग के लिए सिंगापुर जाएंगे। तुम्हें हम अच्छा पैसा देंगे, एक बेहतरीन करियर देंगे और शुरुआत में ही तुम्हें एक सुंदर समुद्री यात्रा का तोहफा देंगे। लेकिन विदेश जाने की बात सुनकर एना डर जाती है, इसलिए वो कह देती है कि वो ये काम नहीं करेगी। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट जैक नाम के एक लेखक ने लिखी है। ये सुनते ही वो तुरंत मान जाती है, क्योंकि एना निजी तौर पर जैक की बहुत बड़ी प्रशंसक थी। उसने जैक की लिखी हुई बहुत सी किताबें पढ़ी थीं। फिर काल प्रोड्यूसरों से बचने के लिए जल्दी जल्दी देश छोड़ने का फैसला करता है। वो कुछ नाविकों, एना और उस लेखक को लेकर जहाज पर सवार हो जाता है, क्योंकि तब तक प्रोड्यूसरों ने उसे पकड़ने के लिए पुलिस भी लगा दी थी। जहाज के जल पड़ते ही काल इन सब तनावों से आजाद हो जाता है। फिर जैक के सोने के लिए एक पिंजरे में इंतजाम किया जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि जहाज का कप्तान पहले एक शिकारी था। उसने सैकड़ों जंगली जानवरों को पकड़कर ऐसे ही पिंजरों में भरकर शहर के सर्कसों में बेचा था। इतना ही नहीं, जहाज में बहुत बड़ी मात्रा में क्लोरोफॉर्म भी रखा हुआ था, जिससे वो किसी भी चीज को बेहोश कर सकता था। इसके बाद हमें फिल्म के नायक माइकल को दिखाया जाता है, जो अपने कमरे में खुद को तैयार कर रहा था, और उधर एना भी पहली बार अपने पसंदीदा लेखक जैक से मिलने की तैयारी कर रही थी। उसी रात डिनर के समय जहाज के सभी क्रू मेंबर और सहयोगियों के साथ साथ उसका पसंदीदा लेखक जैक भी मौजूद था। एना जैक को देखकर बेहद खुश हो गई। फिर रात को काल अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी लेखक जैक के पास उसकी कहानी पर चर्चा कर रहा था और एक वक्त पर काल जैक से कहता है, देखो दोस्त, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहता। ये सारी कहानियां लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम सिंगापुर में शूटिंग के लिए नहीं जा रहे हैं। हम जा रहे हैं एक खतरनाक टापू की खोज करने, जिसका नाम है स्कल आइलैंड।
चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद कार्ल समझ चुका था कि ऐसी आर्थिक मंदी में कोई भी सिनेमा देखने नहीं आएगा, लेकिन अगर वो किसी अनजानी अनदेखी जगह को सबके सामने प्रस्तुत कर पाए तो उसके जरिए भी बहुत पैसा कमा सकते हैं। ये सुनकर जैक बहुत डर जाता है, क्योंकि इस टापू का नाम उन्होंने कई बार सुना था, जिसे अब तक कोई भी इंसान खोज नहीं पाया था। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि इस टापू की तलाश में जो भी लोग गए वे कभी जिंदा वापस नहीं लौटे। और बदकिस्मती से जैक की ये बातें बाहर से जेमी नाम का एक बच्चा सुन लेता है। उधर कार्ल जहाज के सभी लोगों को सामान्य रखने के लिए जहाज के अंदर ही फिल्म के अलग अलग हिस्सों की शूटिंग करने में व्यस्त रहता है, लेकिन जेमी एक एक करके जहाज के कप्तान, सहायक कप्तान, सबको स्कल आइलैंड के बारे में बता देता है। इस मामले को लेकर रात में कार्ल के साथ जहाज के कप्तान और उसके सहायक की एक मीटिंग होती है, जहां एक आर्मी जनरल भी मौजूद था। वो कार्ल से कहता है, कई साल पहले समुद्री यात्रा के दौरान मैंने एक नॉर्वेजियन व्यक्ति को समुद्र से बचाया था। वो व्यक्ति एक जहाज दुर्घटना के बाद किसी तरह जिंदा बच पाया था। उसने मुझे बताया था कि वो एक ऐसे भयावह टापू से आया है जिसकी चारों ओर 100 फुट से भी ऊंची दीवार बनी हुई है। बीच बीच में उस दीवार के पार से डरावनी चीखों की आवाज भी आती रहती थी, और हमारी धारणा के अनुसार वो आदमी स्कल आइलैंड से जिंदा लौटा था। लेकिन इन अजीबोगरीब कहानियों पर कार्ल बिल्कुल विश्वास नहीं करता और वहां से चला जाता है। उधर जहाज में ऐना से बातें करते करते जैक को वो बहुत अच्छी लगने लगती है, और इसी बीच एक रात दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन उसी रात कार्ल नोटिस करता है कि कप्तान जहाज की दिशा बदलकर फिर से किनारे की ओर लौट रहा है। इसलिए कार्ल जब कप्तान से पूछता है तो कप्तान उसे बताता है, समुद्र तट से खबर आई है कि तुम्हारे नाम पर पुलिस वारंट निकला है। अगर मैं तुम्हें सुरक्षित यहाँ से बाहर ले जाऊं तो मुझे भी सजा होगी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अपना करियर बर्बाद नहीं कर सकता। कार्ल कप्तान से बहुत विनती करता है, लेकिन कप्तान किसी भी तरह से उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। बेचारा कार्ल निराश होकर अपने दोस्त जैक के पास जाकर कहता है, मैं अपनी किस्मत को बदल ही नहीं पाया रे दोस्त, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन तभी अचानक जहाज के अंदर मौजूद सभी कंपस काम करना बंद कर देते हैं। कप्तान किसी भी तरह से जहाज को नियंत्रित नहीं कर पाता, क्योंकि जहाज के चारों ओर गहरा कोहरा छा गया था, और कप्तान समझ गया कि जहाज के नीचे पानी की गहराई बहुत कम हो चुकी है। वे आगे एक टापू जैसा कुछ देखते हैं और आज की रात वहीं आश्रय लेने का निर्णय लेते हैं। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जाते हैं समुद्र और उग्र होता जाता है, और इसी तरह बढ़ते बढ़ते अचानक वे एक विशाल चट्टान से टकरा जाते हैं। वे किसी तरह जहाज को बचाने की जी जान कोशिश करते हैं, और आखिरकार बहुत प्रयास के बाद समुद्र की लहरों को काटकर वे अपने जहाज को एक बड़ी चट्टान से अटका देते हैं। सुबह होते ही वे देखते हैं कि इस टापू के चारों ओर 100 फुट से भी ऊंची एक भयानक दीवार बनी हुई है। वे समझ जाते हैं कि यही वो रहस्यमयी स्कल आइलैंड है। जहाज के क्रू मेंबर जब क्षतिग्रस्त जहाज की मरम्मत में व्यस्त हो जाते हैं, तभी कार्ल एक छोटी नाव लेकर अपने फिल्म क्रू के साथ स्कल आइलैंड की ओर बढ़ जाता है। इसे एक्सप्लोर करने के लिए कार्ल अपनी टीम के साथ उस टापू के भीतर पहुंच जाता है, और इस भयानक टापू पर वे कई मानव निर्मित ढांचे देखते हैं। इतना ही नहीं, टापू के चारों ओर सैकड़ों मरे हुए इंसानों के कंकाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वे आगे बढ़ते हैं, और अचानक उनके सामने एक आदिवासी बच्ची आ जाती है। कार्ल जब उस बच्ची से दोस्ती करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वहाँ कुछ बूढ़े और कई महिलाएं भी रह रही हैं। इसलिए वो सबको कहता है, चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ औरतें हैं, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। लेकिन तभी आदिवासी लोग भाले से हमला कर कार्ल के एक साथी को वहीं मार डालते हैं, और साथ ही टापू के भीतर से वही भयानक चीख गूंज उठती है, जिसे सुनकर जहाज पर मौजूद लोग भी बेहद डर जाते हैं। वे आदिवासी सब मिलकर उन पर हमला कर देते हैं, और वे बेबस होकर मार खाते रहते हैं। लेकिन तभी गोला बारूद लेकर कप्तान उन आदिवासियों पर हमला करता है। वो कई आदिवासियों को मार गिराता है और सबको बचाकर दोबारा जहाज पर वापस ले आता है। उनका यूं भाग जाना आदिवासी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो रात को जहाज पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। उधर जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने के कारण उसमें पानी भर रहा था। जब जहाज के सभी लोग उसे बचाने में व्यस्त थे, तभी उन आदिवासियों में से एक जहाज के अंदर से ऐना को किडनैप कर ले जाता है। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद तभी जहाज भी उस चट्टान से पानी में उतर जाता है। सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि आखिरकार अब वे सब घर लौट पाएंगे। लेकिन तभी जैक समझता है कि ऐना को किडनैप कर ले जाया गया है,
इसलिए वो तुरंत कप्तान के पास जाकर उससे विनती करने लगता है कि वे सब फिर से उस टापू पर जाकर ऐना को बचा कर लाएं। एक तरफ वे लोग गोला बारूद लेकर टापू के अंदर अभियान पर जाने की तैयारी कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ टापू के अंदर के आदिवासी लोग ऐना को सजाकर धजाकर कॉन्ग नाम के एक राक्षस के सामने बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। टापू के अंदर एक बड़ा आयोजन किया गया था। उनकी इन तैयारियों को देखकर जहाज में मौजूद बाकी लोग भी जल्दी से एक नाव और गोला बारूद लेकर फिर से टापू की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में ऐना को किंग कॉन्ग नाम के उस विशाल गोरिल्ला के सामने पेश किया जाता है और वो गोरिल्ला ऐना को देखकर उसे अपने साथ जंगल के भीतर ले जाता है। लेकिन उस गोरिल्ला की दहाड़ सुनकर टापू में आए बाकी लोग बेहद डर जाते हैं और यहाँ पहली बार कार्ल भी उस गोरिल्ला को देखता है। कई राउंड खाली गोलियां दागने के बाद आदिवासी सब भाग खड़े होते हैं। आर्मी जनरल फैसला करता है कि वे टापू के अंदर जाकर उस गोरिल्ला से ऐना को बचाएंगे, लेकिन उन्हें ये चेतावनी दी जाती है कि कप्तान जहाज लेकर ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे इंतजार करेगा। अगर वे तब तक वापस नहीं आए तो कप्तान उन्हें छोड़कर चला जाएगा। वापस लौटने का वादा करके वे लोग गोला बारूद लेकर इस विशाल टापू के जंगल की खोज में निकल पड़ते हैं। अंधेरी रात में जंगल के भीतर कुछ दूर बढ़ने के बाद उन पर गैंडे जैसे एक विशाल डायनासोर का हमला होता है। वे किसी तरह गोलियां चलाकर उस डायनासोर को मार देते हैं, लेकिन उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये प्रजातियां करोड़ों साल पहले पृथ्वी से विलुप्त हो चुकी थी। अब हमें ऐना को दिखाया जाता है जिसे अपनी मुट्ठी में पकड़कर वो विशाल गोरिल्ला अपने ठिकाने की ओर ले जा रहा था और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते सुबह हो जाती है। उधर सुबह कार्ल और उसकी टीम थोड़ी देर आराम करने बैठ जाते हैं। तभी वे वहां एक विशाल पैरों का निशान देखते हैं। उस निशान का पीछा करते करते कार्ल देखता है कि वहां विशाल सरीसृप प्रजाति के डायनासोर लताओं और पत्तियों को खा रहे हैं। प्रागैतिहासिक काल के इन जीवों को देखकर कार्ल तुरंत कैमरे में उन्हें रिकॉर्ड करने लगता है, लेकिन ये सब देखकर फिल्म का नायक माइकल जान बचाकर भाग जाता है और तभी अचानक जंगल से छोटे छोटे खूंखार डायनासोर निकल आते हैं जो इन विशाल जीवों पर हमला कर देते हैं। इसके कारण सैकड़ों जीवों में भगदड़ मच जाती है। सब जानवर मिलकर दो पहाड़ों के बीच की घाटी से दौड़ने लगते हैं। इस अफरा तफरी में कार्ल की टीम फंस जाती है। वे जान बचाने के लिए भागते रहते हैं। वे गोलियां चलाकर कुछ जानवरों को मार तो देते हैं, लेकिन इतने अधिक डायनासोर होने के कारण उन्हें भागना ही पड़ता है और भागते भागते एक समय पर कार्ल का कैमरामैन अपनी जान देकर भी कार्ल का कैमरा बचा लेता है, क्योंकि अब वे लोग अपनी जान देकर भी इस नई जगह को पूरी दुनिया के सामने दिखाना चाहते थे। उधर कार्ल अपनी टीम को लेकर सुरक्षित एक नदी के किनारे पहुंच जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस हादसे में उनके 4 साथी पहले ही मारे जा चुके थे। ये देखकर फिल्म का नायक माइकल बहुत डर जाता है। वो कहता है, मैं अब जंगल के भीतर नहीं जा सकता, मैं जहाज पर लौट रहा हूँ। ये कहकर माइकल जहाज की ओर चला जाता है और साहसी बाकी लोग ऐना को बचाने के लिए नदी पार करके जंगल में जाने का फैसला करते हैं। उधर ऐना की जब होश वापस आती है तो वो कॉन्ग की नजरों से बचकर किसी तरह भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऐना को ना देखकर कॉन्ग पागल हो जाता है। वो तुरंत ऐना को ढूंढकर फिर से पकड़ लेता है। अब ऐना अपनी जान बचाने के लिए कॉन्ग का मनोरंजन करने लगती है। वो अलग अलग तरह से सर्कस दिखाकर खुद को बचाने की कोशिश करती है, यहाँ तक कि बार बार नीचे गिरकर कॉन्ग को हंसाने की कोशिश करती है और कॉन्ग भी बार बार उसे जमीन पर पटक कर बहुत मजा ले रहा था। लेकिन ये सब करते करते ऐना बहुत थक जाती है, इसलिए वो चिल्लाकर कॉन्ग से ये सब रोकने को कहती है और अजीब तरह से वो दानवी गोरिल्ला उसकी तकलीफ समझ जाता है, इसलिए वो उदास होकर उसे छोड़कर दूर चला जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर ऐना भागने की कोशिश करती है। उधर ऐना को बचाने के लिए कार्ल की टीम छोटी छोटी नाव बनाकर नदी पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी नदी के भीतर से एक विशाल राक्षसी मछली उन पर हमला कर देती है। इस बार के हमले में जैक की जान जाते जाते बचती है। वो किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उनके साथ के कई साथी उस मछली का शिकार बन जाते हैं। वे किसी तरह कैमरा बचाकर नदी के किनारे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार के हमले में उन्होंने अपने 3 और साथियों को खो दिया। तब तक ऐना भी कॉन्ग से काफी दूर निकल आई थी और उधर जैक और उसकी टीम चिल्लाकर ऐना को पुकार रहे थे और तभी ऐना उनकी आवाज सुन लेती है। लेकिन इन सब के बीच कार्ल की टीम एक गुफा के सामने पहुंच जाती है। उन्हें लगता है कि गुफा के उस पार से ऐना की चीखें आ रही हैं, इसलिए सहायक कप्तान अपनी जान की परवाह न करते हुए गुफा के अंदर चला जाता है। लेकिन तभी गुफा के अंदर से कॉन्ग निकल आता है और इस बार के हमले में बेचारा सहायक कप्तान वहीं बेरहमी से मारा जाता है। इतना ही नहीं, कॉन्ग बाकी लोगों को मारने के लिए वहां मौजूद एक बड़े पेड़ के तने को नीचे गिराने की कोशिश करता है। असल में उस पेड़ के तने पर जो लोग थे, कॉन्ग बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो ऐना तक पहुंच पाए और इस तरह कॉन्ग उन्हें ऊपर से सीधे नीचे गिरा देता है। चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद इधर ऐना उनकी ओर भागते भागते एक समय पर एक भयानक डायनासोर के सामने आ जाती है। ऐना किसी तरह उस डायनासोर से खुद को बचाकर भागने की कोशिश करती है। तभी उसे एहसास होता है कि ये तो कुछ भी नहीं,
बल्कि उसके सामने और भी बड़ा डायनासोर खड़ा है जो उसे निगलने का इंतजार कर रहा है। एना जब डायनासोरों से बचने की कोशिश करती है तो दुर्भाग्यवश वो और 2 डायनासोरों के सामने जा पहुंचती है और बेचारी एना को तब 3 डायनासोर एक साथ घेर लेते हैं। तभी उसे बचाने के लिए वहां कॉन्ग आ जाता है और यहीं पर कॉन्ग और डायनासोरों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। कॉन्ग बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन वो अकेले ही तीनों डायनासोरों से लड़ते लड़ते आखिरकार सबको मार गिराता है। ये देखकर एना समझ जाती है कि कॉन्ग दरअसल उसका कोई नुकसान नहीं करेगा बल्कि उसकी रक्षा करेगा। इसलिए वो इस भयानक जंगल के राक्षसी जानवरों से बचने के लिए कॉन्ग के साथ उसके घर चली जाती है। इधर पहाड़ से नीचे गिर चुके जैक और उसके साथी होश में आते हैं और यहाँ काल देखता है कि उसका कैमरा टूटकर चकनाचूर हो गया है। वो बेचारा बहुत दुखी हो जाता है क्योंकि इतने लोगों की जान चली गई पर उनके पास कोई सबूत ही नहीं बचा। लेकिन मन खराब करने का समय भी उन्हें नहीं मिलता क्योंकि तभी उन पर विशालकाय कीड़े मकोड़े हमला कर देते हैं। वे किसी तरह कुछ कीड़ों को मार पाते हैं, लेकिन इस हादसे में वहां मौजूद आर्मी जनरल समेत कई लोग मारे जाते हैं। अब वे किसी तरह वहां से निकल ही नहीं पा रहे थे क्योंकि गड्ढे के चारों ओर से सैकड़ों कीड़े उन पर टूट पड़े थे। लेकिन तभी उन्हें बचाने के लिए फिल्म का हीरो माइकल और कैप्टन हथियार लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वे गोलियां चलाकर किसी तरह सारे कीड़ों को मार गिराते हैं और वहां से निकल भागते हैं। इधर कॉन्ग अब एना को अपने घर ले आया था और अब एना अपनी जान बचाने के कृतज्ञता स्वरूप खुशी खुशी कॉन्ग को तरह तरह के खेल दिखाने लगती है। वो अपने मन की बातें कॉन्ग से साझा करती है और दोनों मिलकर सूर्यास्त देखते हैं। इधर कैमरा टूट जाने के कारण काल ने उम्मीद छोड़ दी थी। उसे अब जंगल के भीतर जाने का कोई उद्देश्य नजर नहीं आ रहा था, इसलिए सब लोग जहाज की ओर लौटने लगते हैं। लेकिन जैक बिना एना को लिए किसी भी हालत में वापस नहीं जाना चाहता। वो सबके खिलाफ जाकर अकेले ही जंगल के भीतर एना को बचाने निकल पड़ता है। ये देखकर काल उससे वादा करता है कि वे सब जैक के लिए उस दीवार के दूसरी ओर इंतजार करेंगे। दरअसल कैमरा टूटने के बाद काल के दिमाग में एक भयानक आइडिया आता है। अब वो कॉन्ग को अपने साथ पकड़कर ले जाना चाहता था और चूंकि कैप्टन पहले से ही इन जानवरों को मानता था, इसलिए वे कॉन्ग को पकड़ने की एक योजना बनाते हैं। तो खैर, रात को जब कॉन्ग सो रहा होता है तभी किसी तरह जैक वहां पहुंच जाता है और वो एना को उठाकर जल्दी जल्दी भागने लगता है। लेकिन दुर्भाग्यवश तभी कॉन्ग की नींद खुल जाती है और वो एना को जैक से छीनने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन तभी आसपास मौजूद सैकड़ों चमगादड़ उड़कर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर जैक एना को लेकर भाग निकलता है। लेकिन कॉन्ग एना का पीछा छोड़ नहीं रहा था। वो उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ उस विशाल दीवार तक आ पहुंचता है और उधर दीवार के दूसरी ओर काल ने कॉन्ग को पकड़ने के लिए तरह तरह के जाल बिछा रखे थे। एना को खोकर कॉन्ग जब पागल सा हो रहा था तभी मौका देखकर काल अपने सारे जाल एक साथ फेंककर उसे बांधने की कोशिश करता है। लेकिन जितना कॉन्ग गुस्सा होता जा रहा था उसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जा रही थी, इसलिए काल का कोई भी जाल उसे बांध नहीं पा रहा था। वे समझ जाते हैं कि अब यहाँ से भाग जाना ही समझदारी है, इसलिए वे तुरंत एक नाव लेकर भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन कॉन्ग वहां भी हमला कर देता है। ये देखकर आखिरकार वे अपने पास मौजूद क्लोरोफॉर्म कॉन्ग पर फेंकना शुरू करते हैं। बेचारा कॉन्ग धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, लेकिन आखिरी पल तक भी ये जंगली जानवर अपना हाथ बढ़ाकर एना को अपने पास लेने की कोशिश करता है और ये देखकर एना भी फूट फूट कर रोने लगती है। वो सबको रोकने की विनती करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, बल्कि वे सब मिलकर कॉन्ग को बेहोश कर देते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तो चलो देखते हैं इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद हमें न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत बड़ा हॉल रूम दिखाया जाता है जहां हजारों लोग सर्कस देखने आए थे, क्योंकि सर्कस में दुनिया के 8वें आश्चर्यजनक जीव को दिखाया जाने वाला था। जैसा कि हमेशा होता है, फाइनल आकर्षण से पहले कार्ल के निर्देशन में बना एक नाट्य मंचन प्रस्तुत किया जाता है और फिर फाइनल में हाथ पांव बंधे हुए कॉन्ग को सबके सामने लाया जाता है। मौजूद लोगों के सिर पर मानो आसमान फूट पड़ता है, क्योंकि इतना बड़ा गोरिल्ला धरती पर हो सकता है ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। वे कॉन्ग के सामने तरह तरह के नाटक करते हैं और आखिर में कॉन्ग को एक पालतू बंदर की तरह दिखाने के लिए एक लड़की को लाते हैं। लेकिन हम देखते हैं वो एना नहीं थी, बल्कि कोई और लड़की थी। असल में एना को बहुत पैसे देने के बावजूद उसने ऐसा नीच काम करने से साफ इनकार कर दिया था। इसीलिए जब कॉन्ग ने देखा कि सामने एना नहीं है तो वो बहुत गुस्से में आ गया। वो पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गया। दूसरी तरफ एना इन सब चीजों से दूर रहने के लिए एक डांस क्लब ज्वाइन कर नई नई डांस सीखने लगती है। थिएटर के अंदर जैक समझ जाता है कि कॉन्ग को ज्यादा देर तक अपने कंट्रोल में रखना संभव नहीं होगा और ये समझने के बावजूद सतर्क होने से पहले ही कॉन्ग अपने हाथों की सारी जंजीरें तोड़ देता है और थिएटर के अंदर हमला कर देता है। पल भर में चारों ओर भय और अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागकर जान बचा लेते हैं, लेकिन कॉन्ग की नजर जैक पर पड़ जाती है।
और वो एना को खोजने के लिए जैक के पीछे पड़ जाता है। ऐसा करते करते पहली बार कॉन्ग इंसानों की बनाई ईंट पत्थर की दुनिया में कदम रखता है। चारों तरफ भयानक तबाही मचाते हुए वो जैक का पीछा करता है और जैक एक छोटी सी गाड़ी लेकर वहां से भागने लगता है। चारों तरफ तबाही की खबर मिलते ही कॉन्ग को रोकने के लिए एना उसकी ओर दौड़ पड़ती है, लेकिन जब कॉन्ग सड़क पर तबाही मचाते मचाते आखिरकार जैक को पकड़ लेता है, तभी अंतिम क्षण में वहां एना पहुंच जाती है। एक पल में ही वो राक्षसी जीव जैसे शांत मासूम बंदर में बदल जाता है। वो एना को अपने हाथों में लेकर बहुत सुकून से वहां से चला जाता है और आखिरकार दोनों साथ में खूब मस्ती करने लगते हैं। दोनों जब बर्फ पर खेल रहे थे तभी अचानक सीना के अधिकारी आकर कॉन्ग पर हमला कर देते हैं। स्वाभाविक रूप से कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है, लेकिन ये विशाल जीव भी इंसानों की गोलियों और बमों के सामने बहुत छोटा साबित होता है। वो किसी भी तरह पलटवार नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो एना को लेकर किसी तरह गोलियों से बचते बचते उस समय की अमेरिका की सबसे ऊंची इमारत पर पहुंच जाता है। यहाँ घायल कॉन्ग को कुछ समय के लिए सुरक्षित जगह मिल जाती है और वो सुबह तक वहीं बैठा रहता है। वो असहाय मासूम बंदर की तरह एना को देखता रहता है, लेकिन तभी कॉन्ग को मारने के लिए चारों तरफ से युद्ध विमान आ जाते हैं और कुछ समझ पाने से पहले ही विमानों से उस पर अंधाधुंध गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। कॉन्ग एना को सुरक्षित जगह पर रखकर बिल्डिंग की और ऊंचाई पर जाकर दहाड़ने लगता है, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता, क्योंकि निर्दयी इंसानों ने तय कर लिया था कि आज वे कॉन्ग को मार ही डालेंगे। एना कॉन्ग को बचाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तब तक अंधाधुंध गोलियों से कॉन्ग बुरी तरह घायल हो चुका था। बेचारे कॉन्ग की हालत देखकर एना तेजी से ऊपर चढ़कर चिल्लाते हुए सेना के अफसरों से गोलीबारी रोकने की गुहार लगाने लगती है। जब सेना कॉन्ग के पास एक इंसान को देखती है तो वे गोलीबारी रोक देते हैं और वहां से चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कॉन्ग के शरीर में धसी सैकड़ों गोलियों की चोट से वो मौत के दरवाजे तक पहुंच चुका था और जीवन के अंतिम क्षण में जंगल का ये राजा गुरिल्ला अपनी प्रिय इंसान को देखते देखते प्राण त्याग देता है। निर्मम इंसान जो कॉन्ग के घर जाकर उसे फुसलाकर यहाँ लाए और फिर मार डाले, वही लोग उसके मृत शरीर के सामने युद्ध जीतने जैसी खुशियां मनाने लगते हैं। और इसी घटना के साथ आज की ये कहानी समाप्त होती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। सब लोग अच्छे और स्वस्थ रहें।